और 31 दिसंबर है आज। हमारी न्यू ईयर्स तो कुछ घंटों में मनेगी, लेकिन ऑकलैंड न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत करते हुए आप देख रहे हैं ताज़ा तस्वीरें वहां पर आती हुई आतिशबाजी चल रही है। और हम देखेंगे तस्वीरें दुनिया भर से आती हुई दिखाई देंगी। न्यू ईयर के जश्न की तस्वीरें दुनिया भर से हम आपके लिए लेकर आएंगे CNBC आवाज़ पर, ताकि आपकी नए साल की शुरुआत भी काफ़ी ज़्यादा धमाके के साथ हो। तो आप देख सकते हैं कि ऑकलैंड में लगभग 40 सेकंड बाकी है न्यू ईयर के लिए, तो उन तस्वीरों को हम देखते रहेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर आज के सत्र में क्या देखने को मिला है। तो 2015 का ये आखिरी कारोबारी सत्र जहाँ पर हमने देखा डॉलर के मुकाबले रुपए में कुछ मजबूती आई। $1 की कीमत 66 रुपए 20 पैसे के नीचे आ गई। इसका असर सोने पर जरूर पड़ा। MCX पर भाव 25,000 के नीचे फिसलते हुए दिखाई दिए। मजबूत रुपए से घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की शुरुआती बढ़त कम हुई। वहीं एग्री कमोडिटीज का जायजा ले तो जीरे और धनिया में भारी गिरावट देखने को मिली है। धनिया का दाम एक साल के निचले स्तर पर आया और इसी महीने में करीब 30% ये टूटा है। और ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। 2016 का स्वागत करता हुआ ऑकलैंड और वहाँ के जनता सब आप देख सकते हैं आतिशबाजी होती हुई और हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगते हुए। तो एक काफ़ी जोश वाला न्यू ईयर का वेलकम आप देख रहे हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। तो साल 2016 के जश्न की शुरुआत अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं ऑकलैंड टाइम के लिहाज से। किस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, सिडनी का रुख भी करेंगे और वहां से भी आपके लिए ताज़ा तस्वीरें लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कहां कहां अलग अलग देशों में किस तरह से न्यू ईयर मनाया जा रहा है, कैसे लोग स्वागत कर रहे हैं एक नए साल का 2016 का। और हाँ, फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत आज शाम का कारोबार जरूर जारी है। तो आपको कहाँ पर पैसा लगाकर फायदा मिलेगा उस पर अब फोकस करेंगे। हमारे साथ है इंडिया इन्फोलाइन के हितेश जैन और एंट्रल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज और हितेश, उस ऑकलैंड टाइम के लिहाज से आप दोनों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन आज के मार्केट के एक्शन की बात करूंगी मैं अनुज। पहले चीनी में हमने देखा फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 13% ज्यादा उत्पादन के बावजूद इसमें अच्छी तेजी का मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। ये बताइए 2016 का साल कैसा रहेगा, क्योंकि 2010 के बाद ये शायद सालाना गेन्स वाला साल है। काफी समय बाद इस तरह का मूड दिखा है चीनी में। हर्षदा जी, सबसे पहले आपकी और आपकी पूरी टीम को, आपको, आपकी फैमिली को, आपकी पूरी CNBC आवाज़ की टीम को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑकलैंड के अनुसार हम अब नए साल में एंट्री कर चुके हैं और हमने देखा है कि चीनी ने लास्ट के क्वार्टर में बहुत ज़्यादा मिठास भरी है 2015 के एंडिंग में, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में भाव बहुत ज़्यादा डाउन थे और हमने देखा कि भाव करीबन ईयर एंडिंग में एकदम हाई पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड शुगर में देखने को मिला है। चाहे कुछ भी हो, अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर एक्सपोर्ट चालू किया है वो एक पॉजिटिव रहा है फैक्टर। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो कम यहाँ पर देखने को मिला है, तो वो भी एक सबसे बड़ा सपोर्टिव फैक्टर रहा है। इवन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब्सिडीज़ भी दी हैं शुगर केन के ऊपर, तो वो भी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर रहा है। हमें लगता है कि 2016 में भी यही कंटिन्यूस तेज़ी यहाँ पर रहेगी। हालांकि जो हम टारगेट कर रहे हैं 2016 में शुगर को करीबन 3300 रुपये तक टारगेट कर रहे हैं, मीन्स करंट लेवल से 150-200 रुपये तेज़ी यहाँ पर हम और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि शुगर के अंदर 2016 के स्टार्टिंग क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में तेजी देखने को मिलेगी। तो आप कह रहे हैं 150-200 रुपए की तेजी बनती हुई दिखाई देगी। क्या मौजूदा भाव पर आप खरीदारी के फेवर में हैं? ये किस लेवल पर खरीदना चाहिए चीनी को? देखिए, अभी जो उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट है मार्च कॉन्ट्रैक्ट वो करीबन 3200 रुपये के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी करेक्शन होती है, करीबन भाव अगर 50 या 60 रुपये टूटते हैं, 3150 के आसपास आते हैं, तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर जो एक ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहते हैं 2 या 3 महीने के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि 3300 से लेकर 3350 तक के रेंज देखने को मिल सकती है। चलिए, तो 3350 तक के लेवल्स डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे और करंट लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ चने में भी हमने देखा है तेजी आई है। पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पर एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया, करीब 2% की तेजी आपकी स्क्रीन पर। अनुज बताइए कितनी टिकाऊ है मूव?
और देखिए चने में देखें तो कहीं ना कहीं जो एक मूवमेंट रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से रहा है। हमने देखा है कि भाव करीबन 5,000 जाने के बाद नीचे 4600 रुपये के आसपास तक आ गए, तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है। हालांकि जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड का है, तो मुझे लगता है कि बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए। जो ये एक बाउंस बैक आया है, ये एक शॉर्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम देखें तो आने वाले 1.5 या 2 महीने बाद जो नई क्रॉप आएगी, फिर मंडी में अराइवल बढ़ेगा तो एक प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट भी कंटिन्यूस पल्सेस के ऊपर वॉच रखे हुए है, और इवन हम देखें तो इंपोर्टेड जो पल्सेस है वो भी मार्केट में आनी चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइस में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो बाइंग अभी हम सलाह नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो बिकवाली करके ट्रेड करें। अनुज, धनिया में स्थिति क्या है? आप दाम देखिए, 1 साल के निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई दिए हैं। क्या वजह है इस भारी गिरावट की, और क्या इस समय फिर नई बिकवाली करनी चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? देखिए अगर हम धनिया की बात करें तो मुझे लगता है कि धनिया में पिछले साल से इस बार क्रॉप ज़्यादा है। करीबन 11 से 12% जो क्रॉप है वो इस बार ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जब एक्चुअल क्रॉप आएगी तब पता लगेगा, बट जो सामने अभी फसल खड़ी है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें लगता है कि क्रॉप ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। ऐसी फिगर सामने आती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि उसका प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो और हमें लगता है कि उसकी वजह से आने वाले दिनों में कोरिएंडर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि भाव 13,000 से टूटकर करीबन 7,000 के आसपास आ गए हैं। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर 1,500 से 2,000 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो बाइंग अभी ना करें। अगर किसी को बाइंग करनी है तो एटलीस्ट 6,000 के आसपास बाइंग करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक रिट्रेसमेंट लेवल होगा, वो एक बॉटम आउट लेवल होगा। तो 6,000 के आसपास अगर किसी को बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, बट करंट लेवल्स पर अभी बाय ना करें। चलिए, मौजूदा भाव पर खरीदारी ना करें। और यहाँ पर आज हमने देखा करीब 2.5% की गिरावट बनती हुई दिखाई दी। अब फोकस नॉन एग्री कमोडिटीज पर हितेश जैन हमारे साथ है। हितेश, हमने देखा है रुपए में हमने देखा आज के सत्र में कुछ मजबूती आई है और उसका असर सीधा सोने पर पड़ा है। क्या स्थिति देखने को मिल रही है इवनिंग ट्रेड के लिए? देखिए, ओवरऑल 2-3 दिन की बात करें तो जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो भले 100-200 रुपये की फॉल दिख रहे हैं, हम ओवरऑल अनइवेंटफुल रहेगा। But having said that, we are still the opinion that for the next month or so, the path of least resistance still remains lower for the precious metal pack, considering the fact that कि जो डॉलर है अभी भी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज, बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रेंथ होल्ड करेगा, और वो फैक्टर जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों पे प्रेशर बनाए रखेगा। तो आई एम द ओपिनियन कि जो 1040 या 1045 इज रिगार्डेड एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है गोल्ड में, वो एक बार तो ब्रीच होगा और विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स 1020 लेवल। तो शॉर्ट टर्म या अगर 1-1.5 महीने का पर्सपेक्टिव से बात करें तो दबाव गोल्ड में मेंटेन रहेगा, और जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे ही रहने वाली है। लेकिन क्या आपको लग रहा है गोल्ड जो एक अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल 2015 में, क्या इसकी चमक बढ़ सकती है 2016 में? किस तरह के लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, मैं एक ओपिनियन होल्ड कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम रिटरेटिंग इन ओपिनियन व्हेनेवर आई मीट आवर क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स। देखिए, अगर आप गोल्ड आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो मुझे लगता नहीं है कोई बड़े रिटर्न्स देंगे, पर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड। क्योंकि मैंने आपके चैनल पर ये बात रिपीट की और मैं वापस बोलना चाहता हूँ कि गोल्ड जो प्राइजेस आज रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल डिमांड। क्योंकि आप एक लॉजिक समझिए, रैशनल समझिए कि जब गोल्ड $1,900 के भाव थे आज से 2-3 साल पहले, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो ETF है SPDR, उसकी होल्डिंग 1350 टन थी। आज उसकी होल्डिंग 635 टन है और गोल्ड के प्राइजेस है 1050 1060। और आप 10 साल में देखिए, एक्चुअली जो गोल्ड में प्राइस ड्राइव करने वाला फैक्टर था ड्राइविंग, वो ETF ही था। सेंट्रल बैंक टू एन एक्सटेंट फैक्टर था, बट बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर नहीं था। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जितना भी जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट इक्वेशन था वो ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका है, और जो प्राइसेस अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सिर्फ एक्चुअल ज्वेलरी डिमांड या फिजिकल बार एंड कॉइन डिमांड। अगर आप ETF डिमांड के जो स्टैटिस्टिक्स नंबर्स देखिए vis-a-vis विद योर फिजिकल ज्वेलरी डिमांड एंड बार एंड कॉइन डिमांड, अगर आप कंपेयर करें तो आपको ये क्लियरली इन्फर कर पाओगे कि जो बार कॉइन एंड ज्वेलरी डिमांड रिलेटिवली होल्डिंग ग्राउंड अगेंस्ट इफ यू कंपेयर विद द ट्रेंड इन द ETF डिमांड। तो जो जितना डायल्यूशन होना था वो हो चुका है। अभी नेक्स्ट ट्रिगर क्या रहेगा कि वापस ETF में बाइंग आए, और वो बाइंग कब आ सकती है कि बहुत बड़ा क्राइसिस जो हम देख रहे हैं ग्लोबली, स्लोडाउन और एग्रेवेट हो और वापस जो सेव एंड एपेटाइट है वो इंटैक्ट हो। मुझे लग रहा है कि चांस है, क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ लूज मॉनेटरी पॉलिसी एडॉप्टेड बाय वेरियस सेंट्रल बैंक्स, ओवरऑल अभी भी सबड्यूड ग्रोथ है। देखिए, यूरोप कितनी बार हमने देखा कि भले दे आर बम्पिंग अलोंग द बॉटम, बट दे आल्सो वर्ज ऑन द वर्ज ऑफ डिफ्लेशन। चाइना में प्रॉब्लम्स है, US
is relatively a bright spot amid the developed zone, but we have to understand that US की GDP growth rate अभी भी well below the historical average है. कहा US की average 3.5% GDP growth रहती थी और अभी 2% ही 2.1-2.2% ग्रो कर रहा है. तो कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देखे. यूएस में भी जो उनका जो कोर तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि सोना अगर आपको लग रहा है कि मुझे लगता है किस तरह के लेवल्स आएंगे? देखिए, अगर आप 2 साल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यू कैन बाय एट दिस लेवल्स. आई कैन नॉट क्वांटिफाई द लेवल्स बिकॉज़ यू लुक एट द चार्ट्स, बट अगर मुझे लगता है वी आर, मेरा पॉइंट ये है कि डाउनसाइड मैक्सिमम $80-90 है. दैट मींस यू आर ट्रेडिंग एट 1060. तो खराब दिन सोने के खत्म हो गए हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं, और ये शायद सही समय होगा अगर लोगों को एक्चुअली इस कमोडिटी में पोजीशन लेनी है, खरीदारी करनी है, तो मौजूदा भाव अच्छा है. हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ. आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब बारी है एक्सपर्ट की हॉट पिक लेने की. हमारे साथ यहाँ पर अनुज और हितेश है. अनुज, बताइए एग्री कमोडिटी में इस समय का ट्रेड कौन सा है? देखिए, हमने देखा कि कॉटन पैक के अंदर तेजी कंटिन्यूस है, तो मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर बाय कर सकते हैं. NCDX का जो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी वाला, उसमें बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 16,400 के आसपास. स्टॉप लॉस करीबन 16,200 का रहेगा. टारगेट करीबन 17,000 तक देखने को मिल सकता है. मीन इस कॉल को पोजिशनल तौर पर भी दी जा सकती है. दूसरी कॉल हमने कैस्टर सीड लिया, जहाँ हमने सेल रिकमेंड किया है. मुझे लगता है कैस्टर सीड में बिकवाली कर सकते हैं करीबन 3780 के आसपास. स्टॉप लॉस करीबन 3850 का रहेगा. टारगेट करीबन 3670 तक देखने को मिल सकता है. ओके, यहाँ पर तेजी की पोजीशन कैस्टर में लेने की पूरी संभावना है और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इस कमोडिटी में पैसा लगाकर. हितेश, बताइए आपने क्या चुना है? मैं क्रूड बेचना प्रेफर करूंगा अराउंड 2460. टारगेट वुड बी 2380 एंड स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 2510. दूसरी रहेगी पिक, आई वुड प्रेफर टू बाय नेचुरल गैस अराउंड 154. टारगेट शुड बी 161 एंड स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 150. चले, तो क्रूड शॉर्ट करे और नेचुरल गैस में तेजी करे, ये फिलहाल राय आती हुई. नेचुरल गैस तेजी का कॉल है, 161 के लिए तेजी आपको करनी है. अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं. हेमंत चौहान का पहला सवाल ले लेते हैं और इन्होंने क्रूड ऑयल के 2 लॉट लिए हैं 2464 पर. आपने कहा शॉर्ट करेंगे आप, इनको कहां पर किस तरह के लेवल्स की तैयारी करनी चाहिए? इन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है. देखिए, क्रूड में ये दिक्कत है कि भले थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हम समय देख रहे हैं, बट टू फाइंड अ बॉटम इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी बहुत बेरिश है. जैसे जनरली बहुत प्राइसेस गिरते हैं तो सप्लाई साइड रिस्पांस हम देखते हैं. बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि इतने प्राइस गिरने के बाद कॉपर में पर्टिकुलरली चाइना से कुछ प्रोडक्शन कटबैक के अनाउंसमेंट सुनाई देते हैं. बट हम ऑयल में ऐसा नहीं देख रहे, जहां ओपेक कंसिस्टेंटली अपने आउटपुट लेवल से परसिस्ट कर रही है. नॉन ओपेक में भी इतना मॉडरेशन नहीं दिख रहा. और डिमांड साइड तो हमको मालूम ही है कि ओवरऑल जो लैंडस्केप है वो बहुत ब्लीक है. तो ऑयल मार्केट्स वेल सप्लाइड रहेगा. ईरान से भी और अभी तक ऑयल आना बाकी है, तो वो आता है तो दैट विल एग्रेवेट द ओवरऑल glut. तो मुझे I will not be surprised that oil will move in the span of next few months. Oil will move towards as low of $30. WTI की अब ब्रेंट की बात करो तो भी 30 बिकॉज अभी बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन पैरिटी. तो ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है नीचे के साइड पे रहना चाहिए. एंड आप वी शुड नॉट सिंपैथाइज विद ओवरऑल कंडीशंस के थिंकिंग दैट बहुत गिर गया तो अभी से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड. आई थिंक ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है वो इंक्लाइंड डाउनसाइड है एंड आई थिंक शुड प्रेफर टू शॉर्ट रादर देन बाइंग एट द लोअर लेवल्स. अगला सवाल शौकतुल्लाह खान का और इनकी जो पोजीशन है मेरे ख्याल में सोयाबीन में है. खान साहब, बताइए क्या किया है आपने सोयाबीन में? खान साहब, नहीं लगता है आवाज नहीं उनकी सुनाई दे रही है, लेकिन इन्होंने जो हाँ जी सर, बताइए क्या पोजीशन है आपकी? हैप्पी न्यू ईयर मैडम. हैप्पी न्यू ईयर सर. हाँ, हमें सोयाबीन का पूछना है मैडम. सोयाबीन है 30 क्विंटल. 30 क्विंटल सोयाबीन है. हाँ, ओके, आपके पास ओके ठीक है, आपके पास माल पड़ा हुआ है. ठीक है. सोयाबीन में आज क्या स्थिति रही वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे और तब तक अनुज आप बताइए, इनके पास 30 क्विंटल माल है, क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या आगे और तेजी बनती हुई दिखाई देगी? 3700 के ऊपर भाव आज निकले हैं. देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें या फिर हम पूरे एडिबल ऑयल की पैक की बात करें तो हमने देखा है कि पूरे में ही एक गिरावट देखने को मिली है. हालांकि हमने देखा है कि अच्छे पेस पर
इंदौर के अंदर सोयाबीन की काफ़ी अच्छी फसल यहाँ पे लगती हुई नज़र आई है, सोइंग काफ़ी अच्छी चल रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रेशर यहाँ देखने को मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो प्राइस एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। हमने देखा था कि पिछले साल 2015 के स्टार्टिंग में 4200 तक भाव गए थे, उसके बाद अब करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि अभी इसमें करेक्शन और देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास सोयाबीन है उनको सलाह ये रहेगी कि निकल जाए इस क्रॉप से, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी और गिरावट आ सकती है। अगर मुझे टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर करीबन 3500 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये 3500 तक के लेवल्स बनते हुए दिखाई देंगे, तो आप उस लिहाज से अपनी पोजीशन अगर आप चाहें इस समय हल्की कर सकते हैं। रमेश हमारे साथ हैं जोधपुर से, पूछे रमेश। नमस्ते मैडम जी बताइए। मुझे गोकुल कल के राय लेनी है। मुझे 1951 की बाइंग की हुई है 1000 टन। ओके, और ये कल का ट्रेड आप जानना चाहते हैं, कल क्या करें, राइट? हाँ जी, आगे के लिए क्या है? ओके, आगे के लिए क्या है? 1951 पर इन्होंने कपास खली यानी कि कोकुड़ में पोजीशन ले ली है। कॉटन सीड ऑयल केक, बताइए अनुज क्या कॉल रहेगा? देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो भी कॉटन में ही है, और हम कई बार कह भी चुके हैं कि कॉटन जो पूरा पैक है वो पॉजिटिव है, और हमने देखा कि कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी देखने को मिली है। तो इनकी जो पोजीशन है काफ़ी अच्छे लेवल पर उन्होंने रखी हुई है। मुझे लगता है कि इसमें अभी और तेजी बाकी हो सकती है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 2040 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में करीबन 2100 से लेकर 2200 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मीन्स करंट रेंज से 100 से 150 रुपये की तेजी और यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ये होल्ड करें। अगला सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे का सवाल है, उन्होंने एसएमएस के जरिए पूछा है निकल का एक लॉट 586 पर क्या सलाह होगी? मेटल्स में हमने देखा कुछ पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन निकल किस तरह के रिटर्न्स आगे इनको देगा, बताइए हितेश। आई थिंक जो करंट अपसाइड है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट ओवरऑल जो रिकवरी है कुछ सब्सटेंशियल नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि ऑल्दो सप्लाई साइड रिस्पांस देख रहे हैं स्पेशली कॉपर और जिंक में, बट जो ग्लट है जैसे ओवर सप्लाइड कंडीशंस है वो अभी भी आई थिंक पिक्चर चेंज नहीं होगा। तो निकल की बात पर्टिकुलर प्राइस पर्सपेक्टिव से बात करता आई थिंक वी कैन सी मोर रिकवरी एक्सटेंडिंग टिल 605 603 लेवल्स। तो आप बाय कर सकते हैं, बट आई थिंक इट मेक्स सेंस टू एग्जिट आफ्टर 10-15 रुपए की जो अगर आपको गेन्स मिलते हैं तो आप वहां से निकलना चाहिए, कि मुझे लगता नहीं सस्टेन करेगा और वापस कहा ना का पूरे बेस मेटल पैक में एक सेलिंग पर प्रेशर रीसरफेस होगा। नेचुरल गैस जिस पर आप बुलिश है वहां पर भी इनकी पोजीशन है, 55 पर इन्होंने पोजीशन ली है। देखिए, नेचुरल गैस एक बहुत स्पेकुलेटिव कमोडिटी है, और कभी कभी स्पेकुलेटिव एलिमेंट जो है वो ओवरलैप करता है फंडामेंटल्स में। देखिए, ऑल्दो वी आर एट द ऑनसेट ऑफ विंटर इन नॉर्दर्न अमेरिका, और विंटर इतना कोई अभी हार्श नहीं है, माइल्ड ही है, बट कंसिडर द फैक्ट दैट बहुत प्राइसेस गिर गए थे नेचुरल गैस में, और कहा ना कहा एक्सपेक्टेशंस है कि जो यूएस की इन्वेंट्रीज है वहां कहा ना का थोड़ा मॉडरेट ड्रॉडाउन होगा, तो वो सपोर्ट करेगा। और टेक्निकली भी जो अपसाइड आया नेचुरल गैस पे, हमको आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये जो अपसाइड एक्सटेंड हो सकता है टिल 180 लेवल्स। तो कंसीडरिंग दैट देन वी कैन होल्ड दैट लेवल्स, बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक विल बी लुकिंग एट 161 162 लेवल्स। वहां सस्टेन करता है तो 180 तक आ सकता है। फिलहाल आज के लिए या कल के लिए आई थिंक 7-8 रुपए की तेजी इज इन द ऑफिंग। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटेंगे जल्दी कुछ और सवालों के साथ, तो आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र लाइन पर हैं, पूछिए धर्मेंद्र। हाँ मैडम, कास्टर सीड है 20 क्विंटल। तो क्या टारगेट रहेगा मेरा? हाँ अनुज, मेरे ख्याल में ये किसान है कैस्टर सीड की, इनके पास लगभग 20 क्विंटल है। प्राइसेस को लेकर क्या रुझान है? क्या दामों में कुछ इजाफे की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या रेंज देखने को मिल सकती है? देखिए, हमारी टॉपिक भी आज कैस्टर सीडी है। मुझे लगता है कि तेजी का माहौल इसमें अभी नहीं बन पा रहा है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें
तो मार्केट एक पूरा डाउन ट्रेंड में चल रही है। मुझे लगता है कि अभी और गिरावट यहाँ बाकी हो सकती है। इवन अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो क्रॉप भी इस बार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि तेज़ी का माहौल यहाँ पर नहीं बन पाएगा, यहाँ पर बाय रिकमेंड नहीं है। मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो बिकवाली करके ट्रेड करे, और अगर हम एक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 3550 से लेकर 3500 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मीन्स करंट लेवल से 200 रुपये की गिरावट और यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो बिकवाली कीजिए। यहाँ पर ज़्यादा जो लेवल्स है 3670 के टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट की पोजीशन लेना बेहतर है इस कमोडिटी में। अगला सवाल है गौरव कुमार का एसएमएस, ये आया है शिमला से और इनकी जिंक और लेड में पोजीशन है। 40 लॉट ले रखे हैं इन्होंने जिंक में 105 रुपये 20 पैसे के भाव पर, और लेड में 20 लॉट है 170 रुपये 85 पैसे के भाव पर। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, जैसे ऑलरेडी मेंशन किया, थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है जो हम देख रहे हैं लेड बाय कॉपर प्राइसेस, बट मुझे लगता नहीं सस्टेन कर पाएगा। जिंक और लेड में पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि 1.5 रुपए की मूवमेंट आ सकती है, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड नॉट होल्ड ऑन टू दैट गेन्स, एंड इनफैक्ट आप जो भी गेन्स मिलते हैं वो प्रॉफिट बुक करके लिक्विडेट करना ही प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि जो सप्लाई डिमांड डायनामिक्स उसमें रिलेटिवली चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला, और मार्केट फोकस वापस चाइनीज इकोनॉमिक लैंडस्केप पे जाएगा, जो क्लियरली पोर्ट्रे करता है कि ओवरऑल साइंस जो है वो वीकनिंग के ही है। अगला सवाल ले लेते हैं कुलदीप का हरियाणा से। इन्होंने भी कॉटन सीड की पोजीशन ले रखी है 50 क्विंटल। ये भी किसान है, क्या सलाह होगी अनुज आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि कॉटन सीड के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तेज़ी रहेगी, तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड के अंदर जिनकी पोजीशन बाइंग में है वो अभी होल्ड करें। मुझे लगता है कि यहाँ से 100 से 150 रुपये की तेज़ी मींस ऊपर करीबन 2150 से लेकर 2200 रुपये तक की रेंज देखने को मिल सकती है। तो ये जो इनकी पोजीशन बाइंग में इसको होल्ड करें, करंट रेट से 100 से 150 रुपये की तेज़ी और देखने को मिलेगी। बने रहने की सलाह, यहाँ पर और तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया हितेश और अनुज, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, और जाते जाते एक बार फिर आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। नमस्कार।